इसमें झारखंड की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। सांस्कृतिक स्थिति के बारे में कुछ और भी बात करनी है, अगले क्लास में किया जाएगा। देखिए, राजनीतिक स्थिति में जो है आपका यहाँ का राज्य का प्रशासन कैसा है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आप मुख्यमंत्री से लेकर के पंचायत तक का आपको यहाँ अध्ययन करना है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटी है उससे संदर्भ में ये आपके क्लासेस होंगे, ठीक है। लोक प्रशासन से कुछ इसका संबंध है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मुख्य रूप से फैक्चुअल। इसीलिए यहाँ हम लोग जो हैं यथाशीघ्र, चूँकि 2 मई को एग्जाम्स भी है, तो यथाशीघ्र क्लासेस को समाप्त करने के लिए मैंने क्लास को थोड़ा सा छोटा करने के लिए एक प्रयास किया है कि मैं नोट्स के ऊपर जो है समझाता जाऊंगा और कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं उसके संदर्भ में मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। आप नोट करते जाएंगे, नोट्स को, दोनों काम हो जाएगा और जल्द भी होगा, ठीक है। इससे सिलेबस जो है बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि जो कुछ टफ टॉपिक हैं जैसे CNT और SPT, उसके क्लासेस मैं ले लूँगा अच्छी तरह से, निश्चिंत रहिए, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा आपको। CNT और SPT और जो भी पेशा वगैरह कानून है, ठीक है, उसके एक साथ अच्छी तरह से क्लासेस हो जाएंगे। बाकी जैसे कि आपका यहाँ पर है विधानसभा है, ठीक है। तो विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं, SC ST के लिए कितने आरक्षित हैं, यहाँ के कितने ज़िले हैं, नए ज़िलों की कितनी संख्या है, या फिर आपका पंचायत कितने हैं, प्रखंड कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, अलग अलग ज़िलों की कुछ विशिष्टता, ठीक है। और अलग अलग ज़िलों से संबंधित बहुत ज़्यादा विवरण आपको नहीं रटना है, जितना मैंने दिया है वो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दे दिया गया है। हालांकि पूरे डाटाज को नहीं रटना है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हो गए, सर्वाधिक जनघनत्व वाले हो गए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले या लिंगानुपात, ठीक है, साक्षरता, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, दूसरी ओर न्यूनतम वाले को भी इसी ढंग से जिला को याद करना है। हालांकि वो अभी उस चैप्टर का भाग नहीं है, वो आगे आएगा, जनसंख्या के चैप्टर का भाग है। इन कुछ आए हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा उसको, ठीक है। और वहाँ से क्या संभावित प्रश्न बनता है उस पर विशेष केयर कीजिएगा। यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से प्रश्न अक्सर आते रहे हैं। यहाँ कुल जो है कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। सर्वाधिक बार जो है मुख्यमंत्री कौन बने। राज्यपाल के संदर्भ में एक बार प्रश्न आ गया था कि कौन ऐसे राज्यपाल हैं जो पाकिस्तान में जन्म लिए थे। इसी ढंग से और भी मैंने बहुत सारा चीज़ डाल दिया है कि कौन ऐसे राज्यपाल हैं जो 3 अन्य राज्यों के भी राज्यपाल बन चुके हैं। पूरे भारत की पहली महिला आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ राज्यपालों के द्वारा कुछ बुक्स का लेखन किया गया है, उस संदर्भ में मैंने डाल दिया है। जो भी संभावित इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके इस चैप्टर से, इस सेक्शन से, ठीक है, वो लगभग मैंने कोशिश की है कि सारे चीज़ों को डाल दिया जाए। करेंट डाटा के साथ डाला गया है, उसको आप लोग स्टडी कीजिए और उसका लाभ उठाइए। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश IAS में। जैसा कि मैं क्लास ले रहा था तो मैंने देखा कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है और परीक्षा बहुत नज़दीक है। इसके कारण मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से क्लास लेकर आपके सिलेबस को यथाशीघ्र समाप्त कर दूं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की राजनीतिक स्थिति। झारखंड जो है 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड से ठीक पहले देखा जाए तो उसी माह नवंबर 2000 में ही छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अस्तित्व में आए थे, 1 नवंबर और 9 नवंबर को, ठीक है। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बारे में आप जानते ही होंगे। इसके 10 भाग थे, 10 अनुसूची थे और 91 अनुच्छेद थे। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा मैंने एक मानचित्र भी दे दिया है जिसमें उस समय जो 18 जिले थे और 5 प्रमंडल थे, 15 नवंबर 2000 की स्थिति को दिखाया गया है। उसमें आप देख लीजिए, सारे जिलों को दिखाया गया है।
उसमें मात्र एक ऐसा जिला था लोहरदग्गा जो किसी भी राज्य से जो है स्पर्श उसकी सीमा नहीं होती थी। ठीक है, फिलहाल जो है दो जिले हैं, उस समय एक जिले थे लोहरदग्गा। यहाँ से अगर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, यहाँ आपको उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्रोनो पूछा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कितने भाग हैं, अनुसूची है, अनुच्छेद हैं, और उस समय कितने जिले थे, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये 3-4 प्रश्न इस पेज से बन रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। यहाँ देखिए, मैंने वर्तमान झारखंड को मानचित्र के माध्यम से दिखाया है। इसमें स्पेशली मैंने उन जिलों को दिखा दिया है जो बाद में बने थे, जैसे लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़ और जामताड़ा। इस ढंग से अब 2 जिले हो गए हैं, एक लोहरदग्गा और खूंटी, जिसकी सीमा जो है किसी राज्य के साथ टच नहीं करती, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा झारखंड के राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को मैंने डाल दिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विधानमंडल एक सदनात्मक हैं। विधानसभा के कुल सदस्य झारखंड के एकमात्र एंग्लो इंडियन मेंबर कौन हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट आरक्षित हैं, और वहीं 81 सीटों में से 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहाँ झारखंड से जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या वह 6 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कितने सीट जो हैं जनजाति और जाति के लिए आरक्षित हैं, राज्यसभा और लोकसभा में कितने आरक्षित हैं, और एंग्लो इंडियन का नाम क्या है, बाद में कौन कौन से जिले बने। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो झारखंड को अलॉट है वो 14 है। अनुसूचित जनजाति का इसमें जो है आरक्षित 5 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है। सामान्य वर्ग के लिए 8 सीट है। सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है झारखंड का वो सिंहभूम सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है, सबसे छोटा चतरा का है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। भारत का शासन भारतीय संविधान के अनुसार जो संचालित है उसको आप लोग कर दीजिएगा। झारखंड का शासन, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ भी संविधान के अनुरूप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं। राज्यपाल के बारे में हम लोग विशेष रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे। यहाँ किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, 153। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या झारखंड से कितनी है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने आरक्षित है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, और किस आर्टिकल के तहत और किसके द्वारा झारखंड में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए, झारखंड के राज्यपालों की पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन राज्यपाल कब से कब तक रहे। पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे, दूसरे विनोद चंद्र पांडे। इनका जन्म जो है ध्यान रखिएगा कि इनका कहाँ जन्म हुआ है, जो कोस्ट में दिया हुआ है। पांडे जो थे कश्मीर में, रामा जोइस का कर्नाटक में, मारवाह का पेशावर पाकिस्तान में। एक बार ये जेपीएससी में आ भी चुका है। जन्म कहाँ हुआ है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी है, जैसे पगडंडी से शहर तक की आत्मकथा किस राज्यपाल की है, तो ये सैयद अहमद की है। ठीक है, तो इस ढंग के प्रश्न जो है बन सकते हैं। कार्यकाल से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रोनो दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन राज्यपाल सबसे बाद में बने। उसमें 4 ऑप्शन रह सकता है, के शंकर नारायणन, सैयद अहमद, वेद प्रकाश मरवाह इत्यादि रह सकता है। ठीक है, उसके बाद झारखंड की एकमात्र महिला और आदिवासी राज्यपाल वो वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू। उसके अलावा मख्तल से मंजिल, कफस से चमन और जंगे आज़ादी में उर्दू शायरी नामक पुस्तक किस राज्यपाल की कृति है। उसके अलावा पांडिचेरी के 3 बार के मुख्यमंत्री रहने वाले झारखंड के एकमात्र राज्यपाल वो हसन फारूक मारिकर हैं। झारखंड के अलावा मणिपुर और मिजोरम के राज्यपाल भी रहे वेद प्रकाश मारवाह। उसके अलावा अनसिविल वार एंड पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक लिखने वाले राज्यपाल कौन हैं, वेद प्रकाश मरवाह। नागालैंड, अरुणाचल और गोवा के भी राज्यपाल कौन से राज्यपाल रहे हैं, तो ये होंगे
के शंकर नारायणन। मक्तल से मंजिल, कफस से चमन और जंग आज़ादी में उर्दू शायरी में जो राज्यपाल की कृति है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर कुछ फॉल्ट हो गया है लिखने में। राज्यपाल के महत्व को देखते हुए मैंने एक सूत्र बना दिया है, इसे जरूर आप याद कर लें। यह सूत्र है, प्रभात विनोद रामा को मारा। देखिए रामा को उल्टा कर दीजिएगा, मारा आ जाएगा। प्रभात से हो जाएगा प्रभात कुमार, विनोद से विनोद चंद्र पांडे, रामा से रामा जोइस, मारा से मारवा है यानी कि वेद प्रकाश मारवा। सैयद शंकर हंसा शादी में, सैयद से हो जाएगा सैयद सिफ्ते रजी, शंकर से के शंकर नारायणन, हंसा से एमओ हसन फारूक और शादी से सैयद अहमद। ठीक है, इसको जो आप अगर याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से फटाफट याद हो जाएगा। राज्यपाल से संबंधित कुछ और प्रश्न देख लीजिए। हिंदी, पाली और संस्कृत के प्रकांड पंडित कौन हैं, कौन राज्यपाल हैं? विनोद चंद्र पांडे। देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जो पूरे देश में पहली बार कोई महिला जो है और आदिवासी भी हैं वो राज्यपाल बनी हैं, वो झारखंड की ही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ दिया गया है कि अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। यहाँ जो है एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, कानून 91 संविधान संशोधन कब हुआ था, इसमें क्या प्रावधान थे, इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक तंत्र फेल होने पर किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? यह होगा 356। मुख्यमंत्री और 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की। अब झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके सूत्र को देख लीजिए, इसको टाइटल से याद कर लीजिए, आसानी होगा। मारंडी, मुंडा, सोरेन, कोड़ा। सोरेन, सोरेन, मुंडा, सोरेन, दास, सोरेन। लास्ट के जो दो सोरेन हैं वो हेमंत सोरेन हैं। यहाँ से जो आपके प्रश्न बनेंगे वो कितनी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 3 बार लगा है। एक बार 2009 में, दूसरा बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बन रह चुके हैं 3 बार? शिबू सोरेन। सूत्र जो इसका है, मामू सो के सोसो मोसो 200। ठीक है, लास्ट का जो 200 है वो हेमंत सोरेन के लिए है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिस्टेड कर दिया है। पहले मुख्यमंत्री गिरिडीह से संबंधित थे, याद कर लीजिएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। कोस्ट में जो भी जगह दिया है वो जन्म का है। जैसे अर्जुन मुंडा जमशेदपुर के हैं, 2 बार बने हैं। शिबू सोरेन नेमरा रामगढ़ से जन्म हुआ था उनका, 3 बार बने हैं। मधु कोड़ा पाताहातू पश्चिम सिंहभूम में जन्म हुआ था। रघुवर दास जमशेदपुर, हेमंत सोरेन रामगढ़। ठीक है, जहाँ उनके पिता का जन्म हुआ था वहीं इनका भी हुआ था। हेमंत सोरेन के अगर देखा जाए तो व्यक्ति के रूप में ये 6ठे मुख्यमंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री के क्रम के रूप में इनका क्रम जो है 10वां है। ये 2019 दिसंबर माह में बने हैं और अब तक कार्यरत हैं। और यहाँ से कुछ विशेष प्रश्न जो बनते हैं, बाबूलाल मारंडी ने झारखंड विकास मोर्चा का गठन कब किया? तो 2006 में किया था। अब उन्होंने विघटन कर दिया है, भाजपा में आ गए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री, एक अर्जुन मुंडा और दूसरा शिबू सोरेन बने हैं। ठीक है, शिबू सोरेन ने अंतिम बार कब इस्तीफा दे दिया था? 31 मई 2010 को। इस ढंग से बहुत सारे प्रश्न इस पेज से भी बन रहे हैं। इस पेज में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं। पहले अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे और पहले उपाध्यक्ष बागुन सुमरई। इसी ढंग से झारखंड उच्च न्यायालय का जो गठन होता है आर्टिकल 214 के तहत होता है। 13वें मुख्य न्यायाधीश जो थे जस्टिस रवि रंजन थे। वर्तमान में महाधिवक्ता जो झारखंड के हैं राजीव रंजन हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत होती है। ए मीन्स अनुच्छेद, आर्टिकल। लोकायुक्त, झारखंड में लोकायुक्त अधिनियम 2001 में पारित किया गया था। पहले लोकायुक्त 2004 में बने थे लक्ष्मण उरांव। ठीक है, उसके बाद अमरेश्वर सहाय रहे 9 से 16 तक, कुछ दिन खाली रहा और उसके बाद DN उपाध्याय, ध्रुव नारायण उपाध्याय 2017 से अब तक हैं। यहाँ से भी देखिए बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे आपके। अब चलिए झारखंड के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात की जाए। झारखंड के प्रशासनिक व्यवस्था का
जो निर्माण होता है, एक तो राज्य स्तर पर राजधानी होता है, उसके बाद 5 प्रमंडल में बटा हुआ है, 24 जिला और 43 अनुमंडल और 260 प्रखंडों में बांटा गया है। राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय जो है पहले सचिवालय प्रोजेक्ट भवन हटिया नेपाल हाउस डोरंडा में था, हालांकि अब नया सचिवालय भवन बन चुका है। झारखंड राज्य में कुल प्रशासनिक विभाग 31 हैं, जैसे उद्योग विभाग, जल विभाग, कृषि विभाग, निर्माण विभाग इत्यादि इसमें शामिल किया जा सकता है। झारखंड का नया विधानसभा का उद्घाटन जो है 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। यह 3 मंजिला इमारत है और 39 एकड़ भूमि में यह फैला हुआ है, जिसमें लागत 465 करोड़ रुपए की आई है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड विधानसभा देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। हालांकि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में मात्र 81+1 यानी कि 82 सदस्य हैं, 82 मेंबर्स ही हैं, लेकिन 162 यानी कि 162 मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था इसमें भविष्य की संभावना को देखते हुए कर दी गई है। यहाँ पर नई विधानसभा से संबंधित प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा प्रखंडों की संख्या, प्रमंडलों की संख्या इत्यादि पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। झारखंड विधानसभा के मुख्य गुंबद पर आदिवासी समाज की अवधारणा को दिखाते हुए जल, जंगल और जमीन को चित्रित किया गया है और इस सोहराय कला में चित्रित किया गया है, जो मैंने सांस्कृतिक स्थिति में बताया था। कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ के 400 लोग बैठ सकते हैं। झारखंड के नगर निगम झारखंड में पंचायत के बारे में पहले बात कर लेते हैं। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 2001 को लागू हुआ था। इस समय राज्यपाल प्रभात कुमार थे, उन्हीं के हस्ताक्षर से यह अधिनियम लागू हुआ था। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। कुल पंचायत जो यहाँ पर हैं 4423 हैं और पंचायतों में 50% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। झारखंड के नगर निगमों की बात की जाए तो झारखंड का पहला नगर निगम और पहला नगर पालिका दोनों रांची ही है। रांची नगर निगम की स्थापना 1969 में हुई थी। यहाँ से आपके पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुए थे उस प्रश्न को जरूर कर लेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पेज में देखा जाए तो झारखंड के नगर निगमों का नाम मैंने शामिल कर दिया है, जो रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो, गिरिडीह, यानी कि कुल 9 नगर निगम है। और सबसे अंत में कौन नगर निगम बना तो गिरिडीह होगा। झारखंड का पहला नगर पालिका 1969 में रांची में बना था। छावनी बोर्ड पहले रामगढ़ था, उसे केंद्र सरकार के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। संविधान में कौन कौन सी सुरक्षा है जनजातियों को तो 15/4 शिक्षण संस्थानों में ST मीन्स SC/ST को जनजातियों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। 16/4 में सरकारी सेवाओं में SC/ST को आरक्षण की सुविधा दी गई है। 16/4A में प्रोन्नति में SC/ST को आरक्षण की सुविधा दी गई है। और आर्टिकल 29 में जनजातीय वर्गों के लिए सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई। इसी तरह आर्टिकल 46 में SC/ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संरक्षण की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और विशेष रूप से वो रामगढ़ छावनी बोर्ड वाला एक प्रश्न बन सकता है। पहला नगर निगम, पहला नगर पालिका, अंतिम नगर निगम जो अब तक बन चुका है, कुल नगर निगम कितने हैं झारखंड में, ये सारे प्रश्न जो हैं बन सकते हैं। संविधान में कुछ और भी प्रावधान दिए गए हैं, जैसे 164 में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में जनजातीय कल्याण मंत्री की व्यवस्था थी। बिहार की जगह झारखंड शब्द प्रतिस्थापित हो चुका है। उसी ढंग से 244 आर्टिकल और 244 के 1 और 2 में 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित वाले राज्यों में 5वीं अनुसूची में झारखंड शामिल है। राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार होगा जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है, वो पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा आपको। और ST के विकास के लिए भी कुछ प्रावधान है, जैसे 330 में लोकसभा में जनजाति, अनुसूचित जनजाति और जाति के आरक्षण जो सीटों का आरक्षित किया गया है लोकसभा में, उसके बारे में विवरण है। 332 में विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण प्राप्त होता है SC/ST को,
वो 335 आर्टिकल 335 के तहत होता है, और 338 और 338A के तहत जो अनुसूचित जाति आयोग 338 के तहत और 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन किया गया है। इसी ढंग से 339(2) के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए निर्देश दिया जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने प्रमंडल को दिखा दिया है। प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं उसे भी आगे दिखाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, कौन प्रमंडल कहाँ है, इससे आपको समझने में मदद मिलेगा झारखंड के भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को। अब चलिए झारखंड के जिलों के बारे में बात कर लिया जाए। देखिए, सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका जो मुख्यालय है हजारीबाग है। इसके अंतर्गत कुल 7 जिले हैं, जिसमें पहला जो है हजारीबाग है। यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से आपको याद कर लेना है कि जो क्षेत्रफल कितना है एवरेजली, ये मुख्य परीक्षा में काम देगा। जनसंख्या और लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व और साक्षरता, पुरुष महिला का अलग करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये मुख्य परीक्षा में बहुत काम देगा अगर याद कर लेते हैं। खास करके जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं वो जो, और जिनका साक्षरता अधिक है, जिनका घनत्व अधिक है या कम है, न्यूनतम और अधिकतम पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसको बस एक माइंड में, जो जंगली या पहाड़ी जिले हैं विशेष रूप से, वहाँ घनत्व तो कम होंगे लेकिन लिंगानुपात अधिक होंगे, वहाँ जनसंख्या कम होंगे, साक्षरता कम होंगे। उसी ढंग से पाकुड़ का जैसे है कि आपका साक्षरता बहुत कम है, न्यूनतम है पूरे झारखंड में, तो सब ध्यान रखना होगा। जो शहरी क्षेत्र हैं, हजारीबाग हुए या रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, यहाँ पर साक्षरता की स्थिति जो है एवरेजली काफ़ी अच्छी है। यहाँ देखिए, कोडरमा, चतरा, धनबाद और बोकारो के संदर्भ में दिया गया है। यहाँ पर बोकारो में जेपी सीमेंट और बोकारो स्टील प्लांट अवस्थित है। उसके अलावा कुछ विशेष नहीं है, आप लोग जो है इसको बस एक नज़र रखिएगा। और जो भी जंगली क्षेत्र है वहाँ देखिएगा जनसंख्या जो है थोड़ा कम है और लिंगानुपात अधिक है। यहाँ देखिए, गिरिडीह, रांची और खूंटी के संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। गिरिडीह का अमरनाथ राइस एंड ऑयल मिल प्रसिद्ध है। यहाँ गुमला और सिमडेगा के बारे में बताया गया है, जो रांची प्रमंडल के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। गुमला में मुख्य रूप से कोयल और शंख नदी है। लोहरदग्गा लोहार शब्द से उत्पत्ति हुई। इसके बारे में विशेष यह है कि पहले यह जिला था, बाद में यह अनुमंडल बना, फिर 1981 में जिला बना। यहाँ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है यह जिला, और घड़घड़िया जलप्रपात यहीं है। अब चलिए कोल्हान प्रमंडल के बारे में बात किया जाए। इसमें मात्र 3 जिले हैं, 6 अनुमंडल हैं। सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसवां, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जो हुआ वो आपका जमशेदपुर है। यह जो तांबा और यूरेनियम के लिए यह जिला प्रसिद्ध है, इतना ही याद रखिएगा। अब चलिए पश्चिम सिंहभूम को देख लीजिए। यह जो है सबसे बड़ा जिला है झारखंड का, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, चूना पत्थर इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। बेनीसागर में शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जो माना जाता है कि शैव शासक शशांक के द्वारा बनाया गया था। जो वर्धन वंश में जो राज्यवर्धन थे और राजश्री का पति था, उसका हत्यारा था शशांक, और यह बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था। कहा जाता है कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। सारंडा के वन के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध है पश्चिम सिंहभूम। इसके अलावा सरायकेला 2001 में गठित हुआ था। जो साक्षरता दर है, औसत साक्षरता दर में लगभग जो है 10-12 का अंतर पुरुष और स्त्री के साक्षरता दर के मामले में होता है। यानी कि जितनी साक्षरता दर है उसमें अगर 10-12 घटा देते हैं तो स्त्री की साक्षरता दर निकल जाएगी, और 10-12 जोड़ देते हैं तो पुरुष की साक्षरता दर निकल जाएंगी। तो यहाँ बेनीसागर से संबंधित प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और झारखंड का सबसे बड़ा जिला से संबंधित प्रश्न जो है
महत्वपूर्ण है। चलिए अब पलामू प्रमंडल की बात करते हैं। यह चेरो राजाओं का क्षेत्र है। इस संदर्भ में एक चीज़ है कि शाइस्ता खां को चेरो राजाओं ने 1641 में हरा दिया था। वो मुगलों के सेनापति थे शाइस्ता खां, लेकिन कैप्टन कैमक अंग्रेज़ों के सेनापति थे। 1771 में कैप्टन कैमक ने चेरो राजा को ही पराजित कर दिया था। इसका जो पहला जिला है पलामू, जिसका मुख्यालय जो है डाल्टनगंज है। सोन, कोयल और गंगा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। मिर्चैया जलप्रपात हैं पलामू में। लातेहार दूसरा है। ये नेटरहाट, पलामू के किले, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय पार्क इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। ये सब चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये पलामू से ही अलग कर बनाया गया था। अगला जो जिला है वह है गढ़वा। देखिए यहाँ भी सोन और कोयल नदी ही है। यहाँ विशेष रूप से वंशीधर मंदिर जो है नगर उंटारी में है, और देवी माँ का जो है काली मंदिर वो भवनाथपुर में है। गढ़वा में इतना याद रखिएगा। इसके बाद दुमका, संथाल परगना प्रमंडल जो है उसके अंतर्गत जो उप राजधानी है दुमका, ठीक है। यहाँ पर जो विशेष याद रखिएगा कि 1855-56 में संथालों का विद्रोह इसी क्षेत्र में हुआ था। 1772-80 के दौरान पहाड़िया जनजाति के द्वारा यहाँ शांति फैलाया गया था, और 1983 में यह प्रमंडल बना था। कनाडा डैम, मयूराक्षी डैम और हिजला मेला के लिए दुमका प्रसिद्ध है। हिजला मेला से संबंधित प्रश्न और मयूराक्षी डैम, कनाडा डैम इत्यादि से संबंधित प्रश्न जेपीएससी में अक्सर आते रहते हैं, इसका ध्यान रखें। अगले जो प्रमंडल हैं जामताड़ा और जिले हैं जामताड़ा और देवघर। देवघर आप जानते हैं बैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए, जो शिव भगवान का मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध है। और इससे संबंधित एक प्रश्न छठी जेपीएससी में आ चुका है कि बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने कराया था। हालांकि इसे पर्यटन वाले जो टॉपिक्स दिया जाएगा आपको उसमें पढ़ेंगे। पुरनमल के द्वारा बना था। तो यहाँ से प्रश्न जो है ये बैद्यनाथ धाम के निर्माता से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, और बाकी जो डाटाज हैं वो मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा में काम देंगे। लेकिन अधिकतम और न्यूनतम, चाहे लिंगानुपात हो, घनत्व हो, जनसंख्या हो, साक्षरता हो, उस पर विशेष केयर कीजिए। संथाल परगना के अगले जो जिले हैं गोड्डा, साहेबगंज। इन जिलों में गोड्डा का जो आपका योगिनी मंदिर है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी पर्यटन क्षेत्रों के बारे में हम लोग पर्यटन सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ कहा जाता है कि जो माता सती थी उनका जांघ कटकर गिरा था, जो विष्णु भगवान के द्वारा काटा गया था। और साहेबगंज जो है चाइना क्ले और बेंटोनाइट नामक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। विशेष अगर यहाँ देखा जाए साहेबगंज में तो जीवाश्म उद्यान यहीं पर है, ठीक है। फॉसिल पार्क, उधवा पक्षी विहार, और साहेबगंज जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है झारखंड का, और यहाँ जलोढ़ मिट्टी विशेष रूप से पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। चलिए पाकुड़ एक बचा हुआ है आपका है। यहाँ जो है सिंपल डाटाज हैं, ठीक है। जो डाटा आपको इच्छा हो याद कीजिए। विशेष रूप से सबसे कम साक्षरता वाला पूरे राज्य में जिला है। सबसे कम साक्षरता यहाँ पर है। फीमेल की साक्षरता भी अत्यंत यहाँ कम है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम सिंहभूम है, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। इससे संबंधित डाटा जो हैं कम या अधिक से संबंधित डाटा जनसंख्या के अध्ययन में प्रदान कर दिया जाएगा। झारखंड के नए जिलों के बारे में मैंने फिर से लिख दिया है, देख लीजिए। खूंटी, रामगढ़, जामताड़ा, लातेहार, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, ठीक है। झारखंड के लॉक्ड जिले यानी कि दूसरे राज्यों से जिसकी सीमा नहीं मिलती वो हैं खूंटी और लोहरदगा। इस ढंग से देखिए इस पेज में पूछा गया है कि किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं। निश्चित रूप से हजारीबाग होगा। इसके अलावा मैंने जो 5 प्रमंडल हैं उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं उसका एक सामान्य विवरण प्रदान कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं जेपीएससी और आईएएस के साथ यूपीपीसीएस की परीक्षाएं जो हैं मई जून माह में होने वाली हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा होगा। ये आपका पहला स्टेप है। निश्चित रूप से कुछ अभ्यर्थियों की अच्छी तैयारी होगी, कुछ की तैयारी जस्ट
उन्होंने शुरू किया होगा। चाहे आप किसी भी ग्रुप में क्यों ना आते हों, हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़िए, तैयारी तो शुरू कीजिए, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। और जहाँ तक मेरे योगदान का बात है आपकी तैयारी में, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करा सकूं, विशेष रूप से यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इसमें आपका सहयोग और जो सुझाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप तो सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बोलिए सब्सक्राइब करने, ताकि इस यूट्यूब चैनल में जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है उसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। हमसे आप जुड़े रहें। धन्यवाद।